हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रांत चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कैसे हैं बच्चे लोग? आप जल्दी से बच्चों बताइएगा कैसे हैं आप, कैसे आपकी तैयारी चल रही है, कैसा आपका स्वास्थ्य है, कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है बच्चों, जल्दी से बताइएगा बच्चों। और बच्चों अब वो घड़ी आ गई है आखिर जिसका बहुत दिनों से आप और हम इंतजार कर रहे थे। कल 27 दिसंबर को पूरी एग्जामपुर परिवार, पूरा एग्जामपुर टीम प्रयागराज पहुंच रहा है। मॉर्निंग में सुबह 10 बजे आप मिलना नहीं भूलिएगा, आना नहीं भूलिएगा। और कहां पर? विज्ञान परिषद नामक एक जगह पड़ती है बच्चा, आजाद पार्क के बिल्कुल सामने। कहां पर? विज्ञान परिषद आजाद पार्क के सामने। कल सुबह मॉर्निंग में 10 बजे पूरा एग्जामपुर परिवार आपके लिए बच्चा पहुंच गया है प्रयागराज। तो आप भी, जो भी उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोग हैं, कोशिश करिएगा वो भी पहुंच जाएं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जो भी इसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लोग बाग हैं वो पहुंच सकते हैं, वो प्लीज पहुंचिएगा। ठीक है, और बच्चों जल्दी से जी, गुड मॉर्निंग, शुभ संध्या, सुप्रभात, राम राम जी, राधे राधे, जय श्री राम। बच्चों आज की जो क्लास है आपकी, वो आपकी बहुत ही धांसू क्लास, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर के आपके लिए आया हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग हम करेंगे। आप तैयार हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देने के लिए? क्या तैयार हैं आप? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएगा सभी लोग, जल्दी से सभी बच्चे मुझे बताएगा क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चा कि कमेंट करके जल्दी जल्दी करिएगा कमेंट। बहुत अच्छे। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं बच्चा। क्या होता है आपका अनुपूरक कोण? क्या होता है? कोण जिनका योगफल 180 हो, कोण जिनका योगफल 135 हो, कोण जिसका योगफल 75 हो, कोण जिनका योगफल आपका 90 डिग्री हो। व्हाट आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ 180, 135, 75 या आपका 90? जल्दी से बताएगा बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, जिनका कोण क्या होता है? जल्दी से बताएगा बच्चों। बहुत अच्छे, बी आंसर, ए आंसर, ए आंसर जाते हुए ज्यादातर बच्चों का, शानदार तरीके से आंसर देते हुए। बहुत अच्छे बच्चों, चलिएगा। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है बच्चा। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका कोण कितना होता है आपका? 180 डिग्री आपका होता है। जो आंसर आपका डी दे रखा 90 डिग्री बच्चा, 90 डिग्री वाले कोण को बोला जाता है आपका राइट एंगल, यानी कि आपका बिल्कुल राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री। और 180 डिग्री ऐसे कोण जिनका योग दोनों का मिलकर बनता हो क्या? 180 डिग्री, वो कहलाते हैं आपके सप्लीमेंट्री एंगल। चलिएगा, बहुत अच्छे आपने आंसर दिया बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो यार। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों को उपयोग विधि किसने तैयार की थी? लुई पास्चर, रॉबर्ट बॉयल, वर्जीलियस, जॉन डाल्टन। हु डिजाइन्ड द मेथड ऑफ केमिकल सिंबल्स वी करेंटली यूज? लुई पास्चर, रॉबर्ट बॉयल, वर्जीलियस या जॉन डाल्टन? जल्दी से आंसर दीजिएगा, किसने की थी वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि कि जो हमारे रासायनिक प्रतीक जो होते हैं उनका विधि का निर्माण किसने किया था? लुई पास्चर, रॉबर्ट बॉयल, वर्जीलियस या जॉन डाल्टन? बच्चा अगर हम इनके बारे में बात करें, ए बी सी डी जो ऑप्शन है आपके, कौन कौन से? ए बी सी डी। तो ए जो है बच्चा वो कौन है आपके? पास्चर साहब। पास्चर के बारे में मैं आपको बताऊं, ये कौन थे आपके? किण्विनी, जीवाणु से संबंधित आपकी, इन्होंने जीवाणु की खोज की थी पाश्चुरीकरण विधि की। और बी ऑप्शन आपका दिया हुआ बच्चा रॉबर्ट बॉयल। बॉयल साहब कौन थे बच्चा? गैस से संबंधित इन्होंने समीकरण दी थी, गैस से संबंधित नियम दिया था। सी ऑप्शन क्या है आपका? वर्जीलियस। तो बच्चा इसका सही आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो क्या है आपका? वर्जीलियस साहब ने सबसे पहले परमाणुओं की गीती। तो इसका सही आंसर क्या बन जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का? सी ऑप्शन। और जो ऑप्शन बच्चा दे रखा डी, जॉन डाल्टन। तो डाल्टन को सबको ही पता, इन्होंने क्या दिया था बच्चा? परमाणु सिद्धांत। ठीक है, तो इनमें से सही आंसर क्या आपका? सी आंसर, वर्जीलियस, जिन्होंने आपका रासायनिक प्रतीकों का वर्णन किया था। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिएगा बच्चों जल्दी से भाई। यार जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा यार जल्दी से, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है
जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु होती है? लोहा, चांदी, कांस्य, एल्यूमिनियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल मेटल? आयरन, सिल्वर, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम। बहुत अच्छे, शानदार आंसर देते हुए सभी बच्चे, कमाल कर दिया भाई। आंसर देते देते बच्चों इसी प्रकार से देते रहेगा आंसर जल्दी जल्दी। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। बहुत अच्छे। और बच्चों पर कल का ध्यान रखना, 27 दिसंबर पूरे दिन जो बच्चे वहां पहुंच सकते हैं वो पहुंचेगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और जो नहीं पहुंच सकते हैं वो लाइव देखिएगा बच्चों, ठीक है? यूट्यूब पर पूरा लाइव होगा। और बच्चा ये जो मीटअप है ना, ये केवल छात्रों की प्रॉब्लम पर काम करने वाले के लिए की गई है, कि छात्रों की प्रॉब्लम, स्टूडेंटों की प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, इसलिए स्पेशली मीटअप रखी जाए, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेगा बच्चा। बहुत शानदार। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? लोहा, चांदी, कांस्य, एल्यूमिनियम। चलिएगा, तो बच्चा इसमें आपका जो सही आंसर जो आएगा, ए, सी और डी, तीनों जिसने आंसर दिया है बच्चा वो गए हिट विकेट आउट। कैसे? हिट विकेट। इसका सही आंसर जो है बच्चा वो है आपका बी, यानी कि चांदी। और चांदी यानी कि जिसको क्या कहते हैं हम? सिल्वर। उत्कृष्ट धातु क्यों है बच्चा? अगर हम इन चारों की बात करें, लोहा, कांस्य, एल्यूमिनियम, तो इनके अनुसार सबसे पहली बात तो क्या है? महंगी है, साथ के साथ क्या? विलासिता पूर्ण है आपकी, विलासिता यानी कि लग्जीरियस है इन चारों के अनुसार, ठीक है? तो इसलिए इसको बताया गया है आपका नोबल मेटल। लोहा, एल्यूमिनियम और कांस्य की अपेक्षा चांदी ज्यादा महंगी, ज्यादा लग्जीरियस है, तो इसीलिए इसे नोबल मेटल बोला जाता है। और चांदी बच्चा इन चारों में विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक भी है। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक अगर कोई चीज है तो वो क्या है? चांदी नाम की है, ठीक है? यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कौन सी है आपकी? सिल्वर। चलिएगा, बहुत शानदार आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आने वाला है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छे से बच्चा शानदार आंसर देते हुए क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए आ गया है। शानदार बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ग्लूकोमीटर के बारे, अच्छा, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऊर्ध्वापातन, स्फुटिक रूप, निष्क्रियकरण, आसवन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज? सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन या डिस्टिलेशन। निम्न में से कौन सा एक आपका क्या है बच्चा? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज? सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डिस्टिलेशन। अगर बच्चा आपने मेरी शाम की 6 से 7 वाली क्लास ली होगी, 2 दिन पहले वाली, तो मैंने आपको मिश्रण की अलग करने की विधियां पढ़ाई थी उसमें, ठीक है ना? सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की आपकी कुछ प्रोसेस पढ़ाई थी, तो उस प्रोसेस के अनुसार सब्लिमेशन क्या था भाई? सबको पता सब्लिमेशन क्या? जिसमें आपका ठोस सीधा गैस में बदल जाए, सॉलिड इनटू गैस में जिसको बदल जाए बच्चा, ऐसी विधि थी आपकी सब्लिमेशन, यानी कि ए ऑप्शन। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण भी मैंने आपको बताया था, क्या था? कपूर। क्या था? कपूर। क्रिस्टलाइजेशन क्या था बच्चा? बी ऑप्शन, सॉरी, हाँ, बी ऑप्शन क्या? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में बच्चों मैंने आपको यह बताया था कि जिसमें पानी में या जल मिश्रण में, किसी भी मिश्रण में जिसमें क्रिस्टलों को अलग किया जा सकता हो। अब क्रिस्टल किस किस के बनेंगे बच्चे? तो शुगर के बनेंगे या साल्ट के बनेंगे। यही तो मैंने पढ़ाया था कि क्रिस्टल, शुगर और साल्ट की आकृति कैसी होती है? क्रिस्टल होती है, तो जिसमें आपका ये आपका अलग किया जा सकता हो। मैं बात करूं बच्चा डिस्टिलेशन की, यानी कि आसवन विधि की। किसकी? तो आसवन विधि से बच्चा ऐसी चीजों को शुद्ध किया जाता जिनके क्वथनांक बिंदु में कम अंतर आपका होता, ज्यादा अंतर आपका होता, ठीक है? कम अंतर आपका होता है, तो डिस्टिलेशन के द्वारा किया जाता। अब बच्चा मैं बात करूं किसकी? डी न्यूट्रलाइजेशन की। न्यूट्रलाइजेशन या निष्क्रियकरण बच्चा वो होता है जब अम्ल और क्षार मिलकर के दोनों नमक बना देते हो, तो ऐसी प्रक्रिया को निष्क्रियकरण कहा जाता है। और ये आपका एक क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। बाकी सब क्या है? फिजिकल चेंज में आपके आते हैं, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी, सॉरी, सी आंसर आएगा आपका, निष्क्रियकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आया है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है? चूहा, मच्छर, झींगुर, खरगोश। बाय हुम इज द जीका वायरस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस? रैट, मॉस्किटो, बिटल्स, रैबिट। जल्दी से बताएगा बच्चा, जीका वायरस किसके द्वारा संचरित आपका मनुष्य में होता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों। जल्दी से बताएगा बच्चा, चूहा, मच्छर, झींगुर, खरगोश। यार ये तो बहुत फेमस रहा था अभी आपका जी का मच्छर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका? बी, यानी कि मच्छर से आपका फैलता है। और मच्छर की कौन सी प्रजाति बच्चा? एडीज आपकी फैलाती है। एडीज मच्छर की प्रजाति आपकी जीका वायरस। और जीका वायरस जो आपका सबसे ज्यादा भी फेमस रहा था बच्चा, अफ्रीका महाद्वीप से फैलना स्टार्ट हुआ था। कहां से? आपका अफ्रीका से। और ये बाद में धीरे धीरे एशिया के भी देशों में आपका फैल गया था, ठीक है। तो एडीज मच्छर के कारण ही आपका फैलता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों जो भी लेट जुड़े हो यार, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए आ गया है बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिएगा शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिएगा जल्दी से। निम्नलिखित में से किन कणों में धनात्मक आवेश होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टन। Which of the following particles have positive charge? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टॉन। जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत शानदार बच्चा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किसमें धनात्मक आवेश होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्रिप्टॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्रिप्टॉन क्या आपका धनात्मक आवेश होता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और आपका क्रिप्टॉन, कौन सा धनात्मक आवेश इसमें आपका एक पाया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत अच्छे। तो बच्चा इसका सही आंसर जो बन जाता है वो क्या बन जाता है आपका? प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है आपका? धनात्मक होता है। और ये कहां पर पाया जाता है? नाभिक में। किसी भी परमाणु के नाभिक में आपका प्रोटॉन और इसके साथ साथ क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन आपका पाया जाता है। लेकिन न्यूट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन कैसा होता है आपका? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चा, ये नाभिक के चारों तरफ आपके घूमते रहते हैं, यानी कि बाहरी कक्षा में आपके पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? आपके न्यूट्रल में आपका माना जाता है। और प्रोटॉन की खोज जो करी थी बच्चा, किसने करी थी? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी। समझ में आ गया? तो इसका सही आंसर क्या बन जाता है आपका? प्रोटॉन। इसका बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए बन जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ज्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिएगा बच्चों जल्दी से। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? सितारों पर, ज्वालामुखी पर, प्रकाश की गति पर या वनस्पति जीवन पर? चंद्रशेखर लिमिट अप्लाइज टू स्टार्स, वोल्केनो एट द स्पीड ऑफ लाइट या आपका वेजिटेटिव लाइफ। जल्दी से बताएगा। चंद्रशेखर सीमा बच्चों जल्दी से बताएगा। ज्यादा कमेंट में ध्यान मत दीजिएगा, बेकार की बातें जो भी यहां नहीं करेगा क्लास के अंदर। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। चलिएगा जल्दी से बताएगा बच्चा, चंद्रशेखर सीमा किससे संबंधित होती है? तो इसका सही आंसर बच्चे लोग आप दे रहे हैं बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका? सितारों पर। सही आंसर क्या है? सितारों पर, यानी कि एट द स्टार्स के बारे में आपकी चंद्रशेखर सीमा आपकी बताती है। तो बच्चों भारत के एक वैज्ञानिक हुए थे, खगोल भौतिक शास्त्री, जिनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। क्या नाम था? एस चंद्रशेखर जिनको बोला जाता है। तो उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया, चंद्रशेखर
सीमा। बच्चा इन्होंने 1930 में एक आपकी शोध दिया था बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, और वो किससे संबंधित था? आपके बोने सितारों से था, आपका बोने सितारों से संबंधित। तो ये किससे संबंधित है? सितारों के द्रव्यमान से, कि कितना बोना तारा आपका कितना द्रव्यमान ले सकता है, इससे रिलेटेड था। और ये थ्योरी कब दी थी? 1930 में। और इससे पहले बच्चा लेकिन एक थ्योरी यही आपकी द्रव्यमान से संबंधित इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे आपके विल्हम साहब, वो दे चुके थे, लेकिन उन्होंने मुक्त अवस्था में नहीं दी थी, स्वतंत्र अवस्था में दी। किसने? इन्होंने, विल्हम और ईसी स्टोनर से पहले दी थी सबसे पहले, ठीक है। लेकिन इसका नाम जो रखा गया वो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की लिमिट पर रखा गया 1930 में, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 लगा दीजिएगा जल्दी से। बच्चों जो भी क्लास में भी लेट जुड़े हो यार, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जानदार और शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? प्रकाश संश्लेषण, बायोडिग्रेडेशन, विद्युत अपघटन, गैल्वनीकरण। फोटो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिमूव्स द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? फोटोसिंथेसिस, बायोडिग्रेडेशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या आपका गैल्वेनाइजेशन। जल्दी से बताएगा बच्चों कि कौन सी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हटा देती है? जल्दी से बताएगा बच्चों, जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई, जल्दी जल्दी, इतना टाइम मत लगाइएगा। तो यार आसान क्वेश्चन है, कई बार ये करा चुका हूं मैं आपसे। जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों, इसका क्या आंसर है? चलिएगा, बहुत आसान बच्चा, कि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन सी चीज आपकी बाहर हटा देती है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत आसान है बच्चा इसकी प्रोसेस। तो ये क्या आएगा इसका आंसर? ए आंसर बिल्कुल आएगा, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस जिसको हम बोलते हैं। इसका मेनली काम जो होता है वो क्या होता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देना होता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरे बच्चा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। पौधे अपना भोजन क्या तैयार करते हैं? पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। और ये प्रक्रिया क्या होती है? 6CO2 प्लस के 12 H2O, और जिस पर डाला जाएगा आपका सूर्य का प्रकाश, ठीक है। क्या डाला जाएगा? सूर्य का प्रकाश, या आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया। और जो चीज आपकी मुक्त होगी उसमें आपकी एक चीज इंपॉर्टेंट क्या होगी? आपकी ग्लूकोज होगी। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, और प्लस के आपकी ऑक्सीजन मुक्त होगी। और ऑक्सीजन के कितने अणु होंगे आपके? 6O2। तो ये आपकी रिलीज होगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को आपका अलग कर देता है। चलिएगा, समझ में आ गया। और बच्चे पौधे अपना भोजन जो तैयार करते हैं वो ग्रेना नामक अंग में करते हैं, यानी कि जो पौधों का भोजन जो होता है वो ग्रेना नामक पेटिका में तैयार किया जाता है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सर्वाधिक होती है? तो आपका आंसर क्या होता है? लाल रंग, ठीक है। रेड कलर में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा होती है, और सबसे कम जो हो जाएगी तो बैंगनी में हो जाएगी इसके अपोजिट। तो लाल रंग में सबसे ज्यादा और बैंगनी रंग में सबसे कम। और बच्चे इसीलिए आप देखते हो कि बैंगनी रंग के पौधे या बैंगनी रंग के फूल मार्केट में या प्रकृति में हमारे बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं, क्योंकि वो आसानी से अपने पौधा तैयार नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए, ठीक है। और अगर बच्चा कभी आ जाए कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस तापमान पर सर्वाधिक होती है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा और मैं बता भी चुका हूं कई बार। तो इसका आंसर आप देंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस पर? 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपकी प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा होती है। समझ में आ गया? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहे करो यार, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या नोट्स बना लिया करो, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आपका आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आ गया बच्चों आपके लिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा शानदार जानदार तरीके से। और जो बच्चे लेट जुड़े हो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक
और शेयर कर दीजिएगा। साथ के साथ एग्जामपुर ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ के साथ जुड़ जाएगा परीक्षागढ़ नामक टेलीग्राम चैनल से, जो आपका अपना किसका है, एग्जामपुर का। इसी पर आपके सारे नोटिफिकेशन, सारे नोट, सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल होती रहेंगी समय समय पर। जल्दी से आंसर दीजिएगा। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? सोरायसिस, परसुसिस, पैंकोलाइटिस या पार्किंसंस? इन द डीपीटी वैक्सीन व्हाट डज पी रेफर? परसुसिस, सोरायसिस, पैंकोलाइटिस, पार्किंसन? जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चा। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है बच्चों? ये क्वेश्चन भी मैं आपको कई बार करा चुका हूं बच्चा। 3 बीमारियों के लिए एक ही टीका आपका लगाया जाता है। यहां डी का मतलब क्या होता है? डिप्थीरिया। क्या होता है? डिप्थीरिया। पी का मतलब आपका परशुसिस होता है बच्चा। तो इसका सही आंसर क्या बन जाता है? बी ऑप्शन। परसुसिंग को बच्चा हुपिंग कफ भी बोला जाता है। हुपिंग कफ या कुक्कुर खांसी, बच्चे की बहुत भयानक सूखी खांसी हो जाती है, कुत्ता खांसी भी बोलते हैं गांव में। और टी का मतलब आपका टिटनेस। तो इन तीनों की बीमारियों के लिए व्यक्ति को एक ही टीका लगाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? डीपीटी का टीका। ठीक है, समझ में आ गया? तो डी से मतलब क्या है? डिप्थीरिया, पी से मतलब परसुसिस और टी से मतलब आपका टिटनेस। समझ में आया? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिएगा जल्दी से बच्चों। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या आपका ताप ऊर्जा? ए मूविंग ऑब्जेक्ट एसेंशियली गेट्स काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या थर्मल एनर्जी? जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा? ए मूविंग ऑब्जेक्ट एसेंशियली गेट्स काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या थर्मल एनर्जी? ये तो यार आसान क्वेश्चन है। गतिशील से एक ही चीज आपकी प्राप्त होगी, सबको पता होना चाहिए था। ए आंसर क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी आपकी जरूर होगी। तो गतिज ऊर्जा आपकी जरूर होती है बच्चा किसी भी गतिशील चीज में। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन था आपके लिए, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। समझ में आया? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा। क्वेश्चन बहुत बड़ा आ गया भाई आपके लिए, घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर छोटे ही हैं यार। ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? यह एक चिकित्सक उपकरण है, यह एक गैर चिकित्सक उपकरण है, इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के स्तर के नापने के लिए किया जाता है। Which of the following statement about glucometer is correct? It is a medical device, it is a non-medical device, it is used to measure the level of oxygen in the air, it is used to measure nitrogen level in the air. बहुत शानदार, बहुत अच्छे बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहेगा, जल्दी जल्दी आंसर देते रहेगा। बहुत अच्छे। ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? बहुत शानदार बच्चा। तो ये इसका सही आंसर जो आएगा बच्चों, वो आपके लिए आने वाला ए। ये क्या है? एक चिकित्सीय उपकरण है। कैसा उपकरण है? चिकित्सकीय उपकरण है बच्चा। कैसा? मेडिकल डिवाइस आपके लिए ये है बच्चों। ग्लूकोमीटर से क्या मापा जाता है ये आप समझ लीजिए। ग्लूको वर्ड से ही आपको दिमाग लगा लेना चाहिए था कि ग्लूकोमीटर से एक वर्ड बनता आपका ग्लूकोज। क्या बनता? ग्लूकोज। तो बच्चा मानव शरीर में या रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा जानने के लिए ग्लूकोमीटर का प्रयोग किया जाता है और ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध है और व्यक्ति इसे घर से भी प्रयोग में ला सकते हैं। और ये किस बीमारी के लिए आपका नापने में काम आ जाएगा? फिर सीधी सी बात, आपका डायबिटीज या मधुमेह। ठीक है, और बच्चों एक बात और बता दूं, मेरे भी डायबिटीज या मधुमेह है यार। ठीक है, नहीं मुझे भी डायबिटीज हुआ यार, मैं भी बीमार हूं। चलिएगा फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों लोग, जल्दी जल्दी यार। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 आ गया भाई, जल्दी से दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? बुखार, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, हाइपरोक्सिया। When the temperature of human body is reduced by about 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बिलो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हाउ इज द कंडीशन नोन? सिंपल सा कंसेप्ट ये कि जब व्यक्ति का तापमान कम हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? चलिएगा, बुखार तो कहेंगे नहीं, बुखार तो सबको पता है, जब तापमान ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है आपका क्या? बुखार। तो आपको आंसर देना कि जब कम हो जाए बच्चा वो क्या कहलाती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे, जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चा कि जब शरीर का तापमान हो जाता है तो वो किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छे। तो बच्चा इसका सही आंसर जो आने वाला है वो आपका आएगा क्या? हाइपोथर्मिया। बच्चा ऐसी चीज को बोला जाता है आपका हाइपोथर्मिया जिसमें आपका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री। बच्चा अगर हम मान लें कि मानव का सही तापमान जो है वो कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या सेल्सियस में अगर हम माने तो कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चा अगर हम इसमें माने तो 95 डिग्री और इसमें माने तो हम 35 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इसके बीच में आपका टेम्परेचर हो, इसके बीच में क्या हो? टेम्परेचर, तो बच्चा व्यक्ति को हाइपोथर्मिया नामक रोग आपका हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपोथर्मिया। समझ में आ गया? तो इसका सही आंसर क्या था? हाइपोथर्मिया। चलिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे सही आंसर आपने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से बताएगा बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन व गंधहीन नहीं है बच्चों? कि यानी कि कौन सी गैस आपकी रंगहीन और गंधहीन नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। यानी कि गंध भी है, स्मेल भी देती है और कलर भी देती है। नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज कलरलेस एंड ओडरलेस? नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बच्चा जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिएगा, बहुत सही आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे। इसका सही आंसर क्या होने वाला आपके लिए? क्लोरीन आपका होगा बच्चा। क्लोरीन किस रंग की होती है? हल्के से पीले रंग की आपकी होती है। कैसे रंग की? पीले रंग की। थोड़ी सी गाढ़ी आपकी गैस होती है। बाकी की गैसों की अगर मैं बात करूं तो ये सब आपकी कोई भी रंग की नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या बन जाता? क्लोरीन। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो भी नए बच्चे हों क्लास के अंदर शानदार तरीके से जल्दी से करिएगा। और बच्चों कल भूलना मत, कल सब बच्चों को YouTube पर लाइव प्रोग्राम चलेगा। कहां से? एग्जामपुर प्रयागराज से। तो जो भी बच्चे आसपास के डिस्ट्रिक्ट के हों वो पहुंचना चाहे तो वो पहुंच सकता है। ठीक है, चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है
जिससे हम एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? नाइट्रोजन परऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यू द प्रेजेंस ऑफ वी फील द स्मेल विच टेल अस दैट द एलपीजी सिलेंडर इज लीकिंग। नाइट्रोजन परऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर कंपाउंड या आपका कार्बन डाइऑक्साइड? जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों। किसकी उपस्थिति के कारण आपका यह काम होता है? कल बताई थी, अगर कल की क्लास ली होगी किसी भी बच्चे ने, कल की नहीं परसों की क्लास अगर मेरी ली होगी बच्चों किसी ने भी, जिसमें मैंने केमिस्ट्री में आपको फ्यूल्स पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने आपको पूरी तरीके से एलपीजी का पूरा खेल समझाया था। ठीक है, एलपीजी। तो सभी बच्चे पहले एलपीजी का फुल फॉर्म लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे बच्चा। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में एलपीजी लिखेंगे, उसके बाद इसका आंसर मैं बताऊंगा। बहुत अच्छे, मैं वेट कर रहा हूं बच्चों का। जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? चलिएगा बच्चों मैं बता दूं, जो भी लिक्विड नहीं होती है लिक्विफाइड होती है बच्चों। क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और इसमें गंध जो होती है बच्चा वो होती है मिथाइल मरकैप्टोन की। किसकी? मिथाइल मरकैप्टोन की आपकी गैस की इसकी में गंध होती है। और ये क्या होती है मिथाइल मरकैप्टोन बच्चा? सल्फर का कंपाउंड होता है, यानी कि सल्फर यौगिक आपका होता है, तो इसे गंध के लिए मिलाया जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी आंसर बिल्कुल सही बन जाता है आपका एलपीजी। और एलपीजी किस किस का घटक होता है बच्चों ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ब्यूटेन व प्रोपेन कि ये दोनों का मिश्रण होती है आपकी कौन सी? लिक्विड। और ये ब्यूटेन भी इसमें आपकी सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। समझ में आ गया? चलिएगा, अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन एलपीजी से ज्यादा नहीं पूछेगा वो। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से लगा दीजिएगा सर। और जो भी बच्चे लेट जुड़े हो क्लास के अंदर बच्चों, वो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें भाई। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आ गया आपका। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रेबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप, सन मीटर। विच डिवाइस इज यूज्ड टू सी द सन? स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप या आपका सन मीटर? जल्दी से बताएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चा। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रोबोस्कोप, टेलियोस्कोप, हेलियोस्कोप या सन मीटर? चलिएगा, तो बच्चा इसका सही आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आपका? सी आंसर आने वाला है, जिसको किस नाम से जाना जाता है बच्चा? हेलियोस्कोप के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या था? हेलियोस्कोप। बाकी बच्चा टेलीस्कोप आप जानते ही हैं। टेलीस्कोप क्या होता है? किसी भी दूर की चीज को देखने के लिए, लेकिन उससे भी दूर को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ बच्चों को इसमें जो अलग चीज जो दिखाई दे रही होगी वो आपको दिखाई दे रही होगी ऑप्शन ए स्ट्रोबोस्कोप। तो मैं बता दूं बच्चा, स्ट्रोबोस्कोप क्या होता है? किसी भी गतिशील वस्तु को, क्या है? किसी भी गतिशील वस्तु को स्थिर देखने के लिए, क्या देखने के लिए? स्थिर देखने के लिए बच्चा इसका प्रयोग किया जाता है। और हिंदी में स्ट्रोबोस्कोप को आवृत्तिदर्शी बोला जाता है। क्या बोला था? आवृत्तिदर्शी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? हेलियोस्कोप, सी आंसर। बाकी सन मीटर विकिरण की तीव्रता मापने के काम आता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16,
सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अपेरेंट विजन ऑफ फॉर द नॉर्मल आइज इज 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अपेरेंट विजन फॉर द नॉर्मल आई इज 15, 20, 25, 30। जल्दी से आंसर दीजिएगा बच्चों। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अपेरेंट विजन फॉर द नॉर्मल आई इज 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 और 30। बहुत अच्छे, जल्दी से शानदार आंसर सभी बच्चों का दे रहे हैं। आसान क्वेश्चन था बच्चा। 25 सेंटीमीटर बच्चों न्यूनतम दूरी है। इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या होता है कि इस दूरी से नजदीक अगर आप आओगे 20 सेंटीमीटर पर आओगे तो आप देख नहीं सकते हो। इसे आप ऐसे मान के चलिएगा, किताब जो होती है जब आप पढ़ते हैं, अगर आप किताब को बिल्कुल आंखों के पास में ले आओगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे, और जैसे आप किताबों को दूर ले जाना करते हैं तो आप आसानी से देख पाते हैं। तो अगर कहीं क्वेश्चन ये आ जाए कि आंखों की अधिकतम दूरी देखने की कितनी होती है, तो बच्चा ये आपकी होती है अनंत तक। कहां तक? अनंत या इन्फिनिट बोलते हैं जिसको। अब आप लगा लीजिएगा सूर्य, चंद्रमा, तारे हमसे कितनी दूरी पर है, हम वहां तक भी देख लेते हैं। यानी कि जहां तक हमारी आंख पर कोई व्यवधान ना आए, कोई डिस्टर्बेंसेज नहीं आए, हम वहां तक देख सकते हैं। तो अधिकतम दूरी अगर आ जाए तो अनंत, और न्यूनतम दूरी आ जाए तो आपकी 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? चलिएगा, बिल्कुल जानदार शानदार क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिएगा बच्चों, जल्दी से आलिया। और जो भी बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा भाई एक बार। किसमें विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? बिनोले में, जैतून का तेल, मछली का तेल, कोड लीवर का, या आपका सूरजमुखी का तेल। विटामिन डी इज हाईएस्ट इन कॉटन सीड ऑयल, ओलिव ऑयल, कोड लिवर ऑयल यानी कि फिश ऑयल, और आपका सनफ्लावर ऑयल। जल्दी से बताएगा बच्चों। विटामिन डी निम्नलिखित में से बताना। वैसे तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत हम कई बार पढ़ चुके हैं, सूर्य की किरणें होती हैं, लेकिन इन चारों में से विटामिन डी का स्रोत सबसे अच्छा कौन सा होता है? बिनोला, जैतून का तेल, कोड मछली का तेल, या आपका सूरजमुखी का तेल। जल्दी से बताएगा बच्चों कौन सा आपका होने वाला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार। चलिएगा, तो बच्चा इसका सही आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, वो क्या होगा आपका? सी। आपका कोड मछली का जो तेल होता, कोड मछली आपकी होती है एक, उसका कोड का लिवर ऑयल जो होता है वो विटामिन डी का प्रोत्तम स्रोत होता है। किसका? और विटामिन डी को क्या बोला जाता है? हार्मोनल विटामिन बोला जाता है। ठीक है, हार्मोनल विटामिन इसको बोला जाता है, या गरीबों का विटामिन भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरीबों का विटामिन। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। लगाएगा बच्चों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत शानदार तरीके से आसान क्वेश्चन है ये भी। ब्लोटिंग पेपर के द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण होता है? कागज की खुरदरी प्रकृति, पराशरण यानी कि ओस्मोसिस, कैपिलरी प्रक्रिया यानी कि केशिकत्व, सोखना यानी कि एब्जॉर्प्शन। ठीक है, व्हाट इज द रीजन फॉर ब्लोटिंग पेपर टू एब्जॉर्ब इंक? रफ नेचर ऑफ पेपर, ओस्मोसिस, कैपिलरी प्रोसेस, या आपका एब्जॉर्प्शन। जल्दी से बताएगा बच्चा कि ब्लोटिंग पेपर जो आपका स्याही जो सोख लेता है वो किस प्रकृति से खींचता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे, मैं आपको कई बार करा चुका हूं बच्चा, ये केशिकत्व की प्रक्रिया आपको कई बार ही आपकी हो चुकी है कि केशिकत्व की प्रक्रिया के कारण ही आपका क्या होता है। तो इसका सही आंसर बन जाएगा बच्चों सी। केशिकत्व आपका होता क्या है ये आप समझ लीजिएगा, मैं कई बार बता चुका हूं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है बेटा कैपिलरिटी। क्या बोला जाता है? कैपिलरिटी। समझिएगा, बहुत ही बारीक कोई भी एक नली जो आपकी प्राकृतिक हो या कांच के रूप में हो, और आपका कोई भी द्रव आपका भरा हुआ हो, इस प्रकार से आपका क्या भरा हुआ हो? द्रव। तो जैसे जैसे आपकी ये
आपकी नली इसमें अंदर बढ़ती जाएगी, तो ऐसे ऐसे इसमें पानी का तल ऊपर बढ़ता चला जाता। ये कहलाती है आपकी कैपिलरिटी। और इस प्रक्रिया पर बच्चा, कैपिलरिटी पर बहुत चीजें होती है। एक क्वेश्चन आप पढ़ते होगे, वर्षा के पश्चात किसान खेत की जुताई कर देता, क्यों? केसी तत्व के कारण। एक क्वेश्चन आप पढ़ते होगे बच्चा कि जो आपके टिश्यू पेपर जो होते हैं, नैपकिन, वो किस कारण से कार्य करते हैं? आपके इसके कैपिलरिटी प्रक्रिया के कारण। एक क्वेश्चन आप पढ़ते होगे कभी कभी कि तौलिए का एक कोना को पानी में भिगोने से पूरा तौलिया धीरे धीरे गीला हो जाता है, किस कारण से? कैपिलरिटी के कारण। एक क्वेश्चन आप पढ़ते होगे बच्चा कि लालटेन या लैंप में कैपिलरिटी किसके कारण आपका तेल ऊपर चढ़ता है? कैपिलरिटी के कारण, ठीक है। फाउंटेन पेन में पेन ऊपर में इंक चढ़ जाती है, किसके कारण? कैपिलरिटी के कारण। तो ये सब आपके कैपिलरिटी या केशिकत्व के उदाहरण आपके होते हैं बच्चा, ठीक है। तो आज की क्लास के क्वेश्चन बस यहीं रुकते हैं। अब बच्चों इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए फिर से एक बार बता दूं, अब वो दिन दूर नहीं रहा भाई, ज्यादा टाइम नहीं है। कल पूरी एग्जामपुर की टीम कल यानी कि 27 दिसंबर को आपसे मिलने के लिए कहां पहुंच रही है? प्रयागराज। और प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो जाएगा सुबह 10 बजे से। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर वहां कोई फिजिकल रूप में भी नहीं पहुंच पा रहा है तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, टिकटॉक पर, जहां भी आप शेयर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा से शेयर करिएगा कि पूरी एग्जाम्पल टीम का प्रोग्राम पूरी दुनिया देखे। और इस मीटअप की जो खास बात आपकी होने वाली है वो पता क्या है? केवल इस मीटअप में स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझा जाएगा, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने की कोशिश करेगी पूरी एग्जाम्पल की टीम, ठीक है। मिलते हैं बच्चा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।